बात करते हैं गिरिडीह सीट की। गिरिडीह सीट में कैसा मुकाबला रहा? यहाँ पर जो मुख्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे वो एनडीए की तरफ से आजसू के भी जो प्रत्याशी थे चंद्र प्रकाश चौधरी, पिछली बार भी वो सांसद थे, वो यहाँ पर मुकाबले में थे। और वहीं जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन निर्दलीय जयराम महतो भी यहाँ ट्रायंगुलर फाइट बनाते हुए दिख रहे थे। तो कैसा मुकाबला रहा इस सीट पर वो जानेंगे और यहाँ के मतदाताओं ने क्या सोचा और बूथों तक पहुँचे। उदय, लगातार आप उस क्षेत्र का भ्रमण करते रहे, कैसा मुकाबला गिरिडीह में दिख रहा है? देखिए, गिरिडीह में एक कांटे का मुकाबला हुआ है। वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा रहा है। लोग अपने अपने घरों से निकले हैं। देर शाम तक लंबी लंबी लाइनें दिखी हैं और जो तीनों प्रत्याशी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा महतो और जयराम महतो, तीनों के ही समर्थक काफी उत्साहित थे। बूथ एजेंट से लेकर ये बात एक गौर करने वाली देखने को मिली है कि बूथ एजेंट तीनों ही खेमों के काफी सक्रिय थे, लोगों को कन्विंस कर रहे थे, अपने अपने घरों से आने को कह रहे थे और इसका असर दिखाई दिया है। वोटिंग परसेंटेज देखिएगा, जब फाइनली आएगा तो मुझे लग रहा है कि गिरिडीह का सबसे ज्यादा रहेगा और वहाँ युवा भी उत्साहित थे। और अब जो वहाँ एक सवाल कल से फिजा में तैर रहा था कि अल्पसंख्यक मतदाता किधर जाएंगे, तो उसके बारे में जो जानकारी आ रही है कि उन्हें ऐसा लगा कि जयराम महतो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो ज्यादातर वोटिंग जयराम महतो के समर्थन में हुई है। और देखिए, तो चंद्र प्रकाश चौधरी ये भी कह रहे थे कि भाई यहाँ दूसरे नंबर की लड़ाई है। तो जयराम महतो का अपना दावा था, मथुरा महतो का अपना दावा था। उनके लिए कल्पना सोरेन से लेकर जेएमएम के तमाम नेता वहाँ कैंपेन कर रहे थे। अब नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन अब कहा जा सकता है कि तीनों ही खेमों के समर्थक काफी जोश के साथ निकले हैं, वोटिंग में शामिल हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ कह रहा है वहां पर। बिल्कुल, तो एक एक कर हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम जो सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट देते रहे और इन क्षेत्रों का, इन लोकसभा सीटों का जायज़ा लेते रहे, तो उन्हें पता है कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरह का मुकाबला है। इसके साथ ही हमारे साथ राकेश रंजन जी भी हैं जो लगातार उस सीटों पर एनालिसिस कर रहे हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि इस सीट में क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं या कौन सा समीकरण इस सीट को असर दिखाता है। लेकिन मदन के पास चलते हैं। मदन, गिरिडीह, धनबाद, इन तमाम क्षेत्रों का लगातार आप लोगों ने दौरा किया है। गिरिडीह की सीट में जो मुकाबला है, जो मुख्य फाइट है, वहाँ की जनता का मिजाज है, वो सब देखते हुए क्या लग रहा है इस बार? देखिए, चांस अधिकतर अगर हम बात करें तो वो बीजेपी यानी कि एनडीए के फेवर में दिख रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट जो है पूरी तरह से एक तरफा है। फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब कौन किस पर कितना भारी पड़ता है ये जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन देखिए, वहाँ कुछ चीज़ें समझने की थी। जो कोर वोटर्स जिसे कहते हैं वो गौन रहा। जो खास करके युवा जो वोटर्स थे वो सड़कों पर दिखे और युवा वोटर्स जयराम के समर्थन में थे। युवाओं का एक जो आकर्षण का केंद्र था वो ये था कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं और युवा को एक मौका देते हैं ताकि युवाओं की बात वो करेगा, रोजगार की बात करेगा। इस मकसद से युवा जो है काफ़ी सड़क पर नज़र आए। जो जयराम के सभा हो रहे थे वहाँ भीड़ दिख रही थी। लेकिन एक जो उम्मीद की जा रही थी कि अगर एक जयराम का माहौल वहाँ बना है तो वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाते पिछली बार की तुलना में, तो ये माना जा सकता था कि लोग वहाँ जो है काफ़ी खुलकर वोट किया और एक बदलाव की जो है उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब 3% मतदान कम हो गए तो इससे एक ये ज़रूर मैसेज मिलता है कि युवाओं में उस तरह के उत्साह नहीं दिखे जो उम्मीदें की जा रही थी। कि नहीं, जिस तरह से सड़क पर भीड़ दिख रहे थे, जिस तरह से सभाओं में भीड़ दिख रहे थे, जिस तरह से लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर आखिर मतदाता पीछे कहाँ रह गए। अब दूसरी बात है, दो बड़ी पार्टियों के जब उम्मीदवार सामने हो तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी आजसू गठबंधन में, इधर इंडिया गठबंधन के तहत जो है जेएमएम था। दोनों के अपने अपने कोर वोटर हैं। वो वोट किस में शिफ्ट हुआ? क्या किसी में उसको काटने में जयराम कामयाब हुए या फिर अपना वोट अपने पास रहा? ये बड़ा बात है। अगर इन दोनों कोर वोटरों में से जयराम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये फिर दूसरे और तीसरे नंबर की बारी आएगी कि आखिर दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहता है। पहला तो जो जीतेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा कौन होता है ये भी महत्वपूर्ण वहाँ होता है। चलिए, तो अब दूसरे तीसरे में कौन रहता है इसका असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। नीरज, ये जो त्रिकोणीय मुकाबले से तस्वीर गिरिडीह में नज़र आ रही थी, क्या वाकई वो त्रिकोणीय मुकाबला था या फिर जब बूथों तक मतदाता पहुंचते हैं तो वो द्विपक्षीय दिखता है? अपना अपना आकलन सभी कर रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं?
देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है, बहुत सारे वोटरों से बात भी की है, चाहे रांची हो या दूसरे जगह के, मतलब ऐसे ही लोगों से बात होती रही है। और उनका देखिए कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चयन इसी के माध्यम से होना है, सांसद का चयन होगा और वही सांसद चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री का, तो उनका फोकस कहीं ना कहीं जो है केंद्र आधारित जो मुद्दे हैं उस पर फोकस है। उनका एक मुद्दा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी भी है, रोजगार भी है, महंगाई भी है। तो तीन अगर मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा अगर बात करें इस बार के जो लोकसभा चुनाव है, और अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो महंगाई, रोजगार और नेशनल सिक्योरिटी, ये काफ़ी, अगर युवाओं की बात करें तो युवा इस पर जा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर मजबूत सरकार बनती है तो नेशनल सिक्योरिटी पे वो सरकार फोकस करेगी। साथ ही साथ रोजगार कहीं ना कहीं कंसर्न रहा है युवाओं के लिए। उनका कहना है कि रोजगार नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि अगर कोई नई सरकार बने या फिर जो अभी की सरकार है वही दोबारा कार्यकाल में आए तो रोजगार पे फोकस करे। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा रहा है। महंगाई एक बड़ी समस्या रही है और बड़ी जो है जितने भी मतदाता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बोलते हुए जरूर नजर आए हैं कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों के माध्यम से तो कहीं ना कहीं ये जो है महंगाई तो हुई है लेकिन कम हुई है। तो ये एक कहीं ना कहीं कंसर्न का इशू रहा है। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो आगे वाले समय में जो बनेगी वो देखेगी क्या कुछ करना है, क्योंकि जो युवा वोटर्स है या फिर जितने भी तबके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई की बात करते रहे। तो मुद्दे बने हैं इस चुनाव में और उन मुद्दों के साथ मतदाता पहुंचे हैं। विस्थापन भी गिरिडीह में एक बड़ा मुद्दा है। उदय, एनालिसिस पर हम आएंगे, लेकिन छोटे में आपसे जानना चाहेंगे क्या विस्थापन को लेकर भी जहन में था मतदाताओं के, उसे लेकर लोग पहुंचे हैं? क्योंकि देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक अच्छी पहल तो की है, विस्थापितों के लिए ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, खुद भी वो विस्थापित हैं, तो क्या इसका लाभ उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, विस्थापन एक बड़ी समस्या थी, उसे लेकर उन्होंने संसद में आवाज भी उठाई थी और इन बातों की चर्चा भी थी। वो अपने चुनावी सभाओं में हमेशा इन बातों को कहते थे। और साथ ही एक प्रदूषण की समस्या है गिरिडीह में। देखिए, जो जिस तरह से आयरन और फैक्ट्रियां हैं, जिस तरह से वहाँ आयरन और आता है, टीएमटी सरिया का काम होता है, तो पॉल्यूशन से वहाँ के लोग परेशान होते हैं। ये भी एक चुनावी मुद्दा था और इस पर चंद्र प्रकाश चौधरी खोलकर बोलते हुए भी नजर आए। अब बाकी मुद्दे जो हैं सो हैं, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं देखिए इन सब के बीच मोदी फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दिया है और यही वो फैक्टर है जो चंद्र प्रकाश चौधरी को एज दिला रहा है। और इन तमाम मुद्दों के बीच में वो एक अहम मुद्दा रहा है। खासकर महिलाओं से जब हमारी बात होती थी तो महिलाएं, क्योंकि केंद्र की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है, तो वो सीधे बोलता हुआ दिखाई देता था और ये एक फर्क वहाँ गिरिडीह में दिखाई दे रहा है। फिलहाल मतदाताओं ने तो ईवीएम में उसकी किस्मत लॉक कर दी है, लेकिन समीकरण कुछ बनते हैं हर सीट पर। इस सीट पर कौन से समीकरण हैं जो अक्सर काम आते हैं और किस प्रत्याशी को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? रंजन जी से जानेंगे इस सीट के समीकरण के बारे में। देखिए, अगर हम गिरिडीह सीट की बात करें तो जैसा कि उदय जी और मदन जी ने बताया कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन क्या जब ये रिजल्ट आएगा तो त्रिकोणीय ही दिखेगा या आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी? क्योंकि देखिए, मुझे बार बार लग रहा है कि ये जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। या तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाए रखना है या उन्हें हटाना है। तो दो पक्ष हैं। तो जिन्हें हटाना है वो जो पक्ष है वो ये देखने की कोशिश करेगा, वो ये आकलन करने की कोशिश करेगा कि कौन प्रत्याशी जो है वो क्लोज फाइट में है, कौन दूसरे नंबर पर है, और फिर उसके बाद वो उसे एक बार तय करेगा और फिर जो तमाम जो मोदी विरोधी वोटर्स हैं वो एक साथ उसे वोट करेंगे। ये रणनीति जो है मुझे लगती है कि होनी चाहिए जो मोदी विरोधी वोटर्स हैं, और शायद यही रही भी होगी। देखिए, अगर जयराम महतो इस चुनाव के एक सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर निकले हैं, क्योंकि उन्होंने दो दिग्गजों के बीच जो है अपनी जगह बनाई है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जयराम महतो के लिए। अब जो कुर्मी वोटर्स हैं और खास करके जो युवा कुर्मी वोटर्स हैं वो जयराम के साथ हैं, लेकिन जो कि एक आप कह लीजिए कि बुजुर्ग और जो मध्यम आयु वर्ग के जो कुर्मी वोटर्स होते हैं वो ट्रेडिशनली जिनके जिनके पक्ष में थे क्या वही हैं या वो भी जो है जयराम की तरफ गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अब ये जब कुर्मी वोटर्स बढ़ जाते हैं तब उसके बाद सवाल ये आता है मुस्लिम वोटर्स क्या करते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के सामने यहाँ दुविधा ये थी कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मुख्य मुकाबले में कौन है।
मथुरा प्रसाद महतो हैं या जयराम महतो हैं। अब अगर उन्होंने एक तरफा मान लीजिए जयराम महतो को वोट किया हो और कुर्मी वोटर्स का जो ज़्यादा वोट है वो जयराम महतो को मिला हो, तब तो जयराम महतो वर्सेस चंद्र प्रकाश चौधरी ये मुकाबला होगा और वो एक नज़दीकी मुकाबला जो है हो सकता है, क्योंकि जब युवा मतदाता की बात मदन करते हैं तो उसमें सिर्फ कुर्मी युवा ही नहीं है, जो अन्य युवा वर्ग है वहाँ पर भी जो है आप देखेंगे कि वो भी आपको वोट करते हुए दिख सकते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं 61,859 हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गिरिडीह में 61,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स का झुकाव किसकी तरफ है वो इस परिणाम को बहुत कुछ जो है प्रभावित करेगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, उनका वोट जो है वो इंटैक्ट है, क्योंकि वो मोदी के पक्ष वाला वोट है और यहाँ पर उसमें सेंधमारी करने वाला कम से कम कोई नहीं है। देखिए जो मोदी विरोधी वोट थे वो वैसे भी चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं मिलने थे, ऐसे भी नहीं मिलेंगे। जो नुकसान उन्हें थोड़ा बहुत हुआ है मोदी के पक्ष वाले वोट का वो कुर्मी वोटर्स का हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई कुर्मी वोटर्स जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कुर्मी के बड़े नेता हैं और पिछली बार उन्होंने जगन्नाथ महतो को पराजित किया है जो कि कुर्मी के ही एक और बड़े नेता थे। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पहुंच भी कुर्मी वोटर्स तक है, तो एक हिस्सा तो ये निकाल ही लेंगे। अब इसके बाद जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, उनका वोट आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता है। जो शुरू में एक बात थी राजपूतों की नाराजगी की, मुझे लगता है कि समय के साथ साथ वो कम होता चला गया और मतदान के दिन आते आते तक बस वो नाम मात्र का ही रह गया है। तो अगड़ी जाति का वोट चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ ज्यादातर, और इसके अलावा चूंकि बीजेपी ने ओबीसी कैंडिडेट इस बार ज्यादा उतारे हैं तो एक संदेश ये भी गया है कि जो ओबीसी के वोटर्स हैं वो जो हैं बीजेपी की तरफ जो है वो खींचकर आए हैं। तो अगर आप इस परिस्थिति में देखें तो चंद्र प्रकाश चौधरी को वैसा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा। जो पिछली बार वोट मिले थे उसमें कुछ प्रतिशत की कमी हो सकती है, जो कुर्मी वोटर्स आपको निकलकर जयराम की तरफ गए होंगे। इसके अलावा उनके जो वोट थे उसमें बहुत कमी जो है वो स्पष्टता दिखती नहीं है और पिछली बार जो उनकी जीत का मार्जिन था वो 2.5 लाख था। तो जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो मथुरा प्रसाद महतो को 1.25 लाख वोट मैनेज करना था, लेकिन चूंकि ये अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो वो वोटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या उतना वोट इनके पास से निकला कि 2.5 लाख वोट निकल जाए? तो ऐसा दिखता नहीं है। हो सकता है हार जीत जो है वो कम वोटों से हो, यहाँ पर तय हो, लेकिन एज जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी को दिख रहा है और मुझे लगता है कि जयराम महतो ने अच्छा चुनाव लड़ा है, युवा उनके साथ रहे हैं। तो एक लड़ाई जो है जयराम महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच देखने को मिल सकती है। अब आखिरी रिजल्ट तो जो 4 जून को आएगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल, और ये 4 जून तक इनकी किस्मत ईवीएम। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।